यानंतर आपण जाणून घेणार आहोत उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार पीयूष गोयल यांच्याशी संवाद साधलाय न्यूज 18 लोकमतचे संपादक आशुतोष पाटील यांनी। नमस्कार, मी आशुतोष पाटील आणि महाभारत या आपल्या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सोबत आहेत। महाभारतातलंच जणू एक मोठं व्यक्तिमत्व असावं अशा प्रकारचे एक व्यक्तिमत्व आहे। भाजपचे वरिष्ठ नेता, चार्टर्ड अकाउंटंट, इन्व्हेस्टमेंट बँकर ज्यांची अशी ओळख आहे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातलं एक वजनदार व्यक्तिमत्व अर्थात पीयूष गोयल। सर स्वागत। नमस्कार सर, एक सरल साधा प्रश्न, कोई आपका वोटर आपको वोट क्यों दे? भारत का भाग्य ये चुनाव तय करने वाले, बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके भारत को एक बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था से, भारत को एक बड़ा चरमराया हुआ मनोबल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम किया। आपको याद होगा, हमें एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बोला जाता था, विश्व की 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी में एक। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारी विश्व में जो आज साख है, जो नाम है, जो सम्मान है भारतीयों के प्रति, वो क्या आज के पहले कभी था? जिस प्रकार से 10 वर्षों में गरीबों का कल्याण प्राथमिकता रही सरकार की, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलना इतने छोटे कार्यकाल में, नारी शक्ति का जो सम्मान हुआ है, यहां तक कि अब 33% आरक्षण भी मिल गया है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में। शौचालय हो, हर घर नल से जल हो, गैस का सिलेंडर कनेक्शन हो, आगे चल के हर एक घर तक पाइपलाइन से गैस मिले, सस्ती भी हो जाएगी, सुरक्षा भी बढ़ेगी और वो बोझ और जो अंतराल होता है सिलेंडर आने और जाने में, उस सब से भी निजात मिलेगी। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश का दिल जीता है और देशवासियों के प्रति जो संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ग को बिना भेदभाव लाभ पहुंचाया, ईमानदार सरकार दी देश को और एक देश का आत्मविश्वास बढ़ाया कि अब हमारा समय आ गया है। पीयूष जी को वोट देने से यहाँ के मतदाताओं को क्या मिलेगा? पहली बात तो मुझे वोट देना यानी मोदी जी की झोली में वोट डाल के एक देश को एक अच्छी मजबूत सरकार, देश प्रेमी सरकार, देशभक्त सरकार, ईमानदार सरकार और एक सरकार जिसके पास नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीति भी है, नीयत भी है, ऐसी सरकार को वोट देना। लेकिन साथ ही साथ उत्तर मुंबई की भी अपेक्षाएं हैं। मैंने 5 सूत्री एक सोच, एक विजन उत्तर मुंबई के लिए बनाई है। स्वाभाविक रूप से रोजमर्रा की भी समस्याएं लोगों की आती हैं। हमारी पूरी टीम है, खासदार, आमदार, नगर सेवक, हमारी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, हम सब एक टीम के नाते रोजमर्रा की समस्याओं पे तो 2400 घंटे यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन मेरे आने का लाभ तो कुछ विजन के साथ होना चाहिए, कोई बड़ी सोच के साथ होना चाहिए। मोदी जी ने तो हमें वही सिखाया कि सोच संतुलित छोटी नहीं रखनी है, सोच बड़ी रखो, बड़े लक्ष्य लो और बड़े लक्ष्य, बड़े सपनों को फिर हकीकत में बुनाओ, उसको हकीकत में लोगों तक लाभ पहुंचाओ। मैंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम, एक तरफ इस पूरे क्षेत्र में इन सीटू रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम्स, उनको रीडेवलप करना जहां है वहीं पर उनको पक्का घर, एक अच्छा घर मिले जिससे उनके बच्चे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को परवरिश अच्छी हो सके। पूरे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, मेट्रो, इन सब के काफी काम चल रहे हैं। रोड सीमेंट कंक्रीट हो रही है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इन सबको संतुलित करके एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लान, जिसमें हम ओआर टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के लिए, मेरे मन में तो है, आईआईटी मुंबई को मैंने रेलवे में यूज किया था पूरा टाइम टेबल रिवैम्प करने के लिए, समय पर ट्रेन जाएं, फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़े, वैसे ही यहाँ की ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करने की और इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, उसके लिए एक तरफ पीएम गति शक्ति का इस्तेमाल करूं और साथ ही साथ में यहाँ के आईआईटी के इंजीनियर्स या आईआईटी के प्रोफेसर्स की हेल्प लेके
ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मैपिंग टेक्नोलॉजी है, इन सबको जोड़ते हुए यहाँ की समस्या से लोगों को निजात दिलाऊं। साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य सेवा हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, शिक्षा हो, इस सब में भी मेरे मन में बड़े बड़े कल्पनाएं, बड़े प्लान्स हैं, अमूलचूल परिवर्तन का। आपको पता ही होगा कि 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी, बेस्ट डॉक्टर्स, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, और 1000 बेड यानी मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल। बिल्कुल। ये अब मागाथाने मेट्रो स्टेशन के बाहर बोरीवली में लग रहा है, और चैरिटेबल फाउंडेशन ने 5-6 हजार करोड़ की तो वास्तु दी है, 16 लाख स्क्वायर फुट, जिसमें सरकारी जमीन भी नहीं है, सरकार से कोई लिया भी नहीं, पूरा प्राइवेट आदमी इतनी बड़ी वास्तु मुफ्त में दे रहा है। उसमें इक्विपमेंट, डॉक्टर्स लगा के एक ऐसा अस्पताल जो गरीबों की भी सेवा करे, आयुष्मान भारत लाभकारियों की भी सेवा करे। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग उत्तर मुंबई से शुरू होगा, काम शुरू हो गया। और गोरई जैसी जगह में भी जहां आज कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां भी एक दानवीर ने एग्री किया है कि वो वहां पर भी नर्सिंग होम लगाएगा, समुद्र के उस पार, जहां मछुआरे और 10,000 आदिवासी परिवार रहते हैं, मछुआरे परिवार रहते हैं, उन सबको भी ये लाभ। ऐसे पूरे क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उसका आधुनिकीकरण करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उनको आधारभूत सुविधाएं मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे शौचालय मिले। स्पोर्ट्स का एक 35 एकड़ का स्पोर्ट अथॉरिटी का यहाँ पे जमीन है, उसमें मेरे मन में है कि सब टाइप के स्पोर्ट्स वहाँ पे हम तैयार करें और गरीब बच्चों के लिए बनाएं। सर, एक महत्त्वाचा विषय है कोकण रेल्वे। कोकण रेल्वे आज यहाँ के बोरीवली वासी, उनकी इच्छा है कि कोकण रेलवे यही से शुरुआत हो। पीछे मैंने रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को बुलाया था और ये समस्या उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने कमिट किया है, अभी आचार संहिता चल रही है तो अनाउंस तो नहीं कर सकते, पर कमिट किया है कि गणेश चतुर्थी से बोरीवली से सीधा वसई होते हुए कोंकण की तरफ ट्रेन निकलेगी, रेगुलर सर्विस होगी, और 300-350 करोड़ खर्च कर एक वसई में एक बाईपास बनाने की आवश्यकता है 2-3 किलोमीटर की, उसको कॉर्ड लाइन बोलते हैं। उसके लिए भी उन्होंने बजट सैंक्शन कर दिया, 3 साल में वो भी बन जाएगा। फिर तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, सरल रास्ता बन जाएगा कोंकण तक। बोरीवली से सीधा, आपको बांद्रा नहीं जाना, कुर्ला नहीं जाना, चेंज नहीं करना, कुछ नहीं। वैसे ही गोरेगांव से बोरीवली की हार्बर लाइन के लिए 826 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, उसका टेंडर हो चुके हैं, और आने वाले 3 वर्ष में गोरेगांव तक आई हार्बर लाइन अब बोरीवली तक आएगी। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ, गारंटी कर सकता हूँ उत्तर मुंबई के लोग। गोयल जी की गारंटी है? ये मेरी गारंटी है। इसके साथ साथ बोरीवली स्टेशन और मलाड का पुनर्विकास हो रहा है, उसको पूरा मॉडर्न अति आधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि जो अमृत स्टेशन है, इसमें हम लोकल आइडेंटिटी, लोकल कल्चर को जोड़ें, तो उसके प्लान्स उसी हिसाब से बन रहे हैं। 400 से 600 करोड़ तो सिर्फ बोरीवली स्टेशन पे लगे, 400 to 600 करोड़। अगले चरण में हम दहीसर और कांदिवली को भी अमृत स्टेशन में जोड़ें। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप विरार ट्रेन में चढ़ जाए तो बोरीवली वालों की समस्या, आप मतलब उनकी समस्या का कोई हल ही नहीं, इतनी उनकी समस्या। उसके लिए भी रेलवेज काम कर रही है। उन्होंने एक नई वंदे लोकल डेवलप करना शुरू किया, डिजाइन कर लिया, प्रोटोटाइप बन रहा है। वो वंदे लोकल आने से सुरक्षा भी बढ़ेगी यात्रियों की, सुगम भी होगी यात्रा, और एक प्रकार से पूरा परिवर्तित हो जाएगा यहाँ का लोकल ट्रैवल। मेट्रो प्लस लोकल मिलके, और अच्छी सड़कें, ट्रांस हार्बर लिंक, कोस्टल रोड भी हमारे क्षेत्र तक लाएंगे। ये सब मिलाकर अंडरग्राउंड टनल से संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे गोरेगांव से थाना को जोड़ा जा रहा है, तो वो तो मिनटों में आपको सीधा थाना पहुंचा, अंतर कमी होईल त्यामुळे। तो एक जिसको कहते हैं रिंग बन जाएगा पूरे मुंबई के। ये अंडरग्राउंड संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे टनल आपको थाना ले जाएगा, उस तरफ जाए तो ट्रांस हार्बर लिंक आपको नरिमन पॉइंट ले आएगा, कोस्टल रोड आपको यहां तक ले आएगा, तो पूरा रिंग मुंबई के चारों ओर बन जाएगा।
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिना विकास हो नहीं पाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, लेकिन आपके अपोजिशन, अगर दिल्ली की राजनीति हम बात कर रहे हैं, ये गली की बातें हो रही है। यहाँ पे राम मंदिर आस्था का विषय होना चाहिए, राम मंदिर आज राजनीति का विषय बना है। ऐसा है, मैं विपक्ष के प्रति आज के दिन सहानुभूति रखता हूँ। हताश है, ना उनके पास कोई नेता है, ना नियत है, ना उनकी कोई आगे चल के विजन या सोच है कि देश को कैसे विकसित बनाना। आपसी झगड़े हैं, एक राज्य में दोस्ती करते हैं, दूसरे राज्य में कुश्ती करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। एक भ्रष्टाचारी समूह, परिवारवादी समूह जो छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट ही कर पाया। ममता जी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में साथ में नहीं है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं है। एक ऐसा समूह बना है जिसके प्रति किसी का विश्वास भी नहीं है और किसी को कोई ये दिखा नहीं पाए कि कैसे उनके, अगर मौका मिलता उनको, तो कैसे वो देश को आगे बढ़ाए। मुझे लगता है भारत की जनता ने 400 से अधिक सीटें मोदी जी को देने का निर्णय ले लिया और इस चुनाव में एक निर्णायक फैसला मोदी जी के पक्ष में उनको आशीर्वाद के रूप में भारत के लोग देने जा रहे हैं। कांग्रेस की तो ये हालत है कि मेरा अनुमान है कि जो महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी ने 1947 में बंद हो जाना चाहिए, उनका काम था आज़ादी दिलाना, और बाकी राजनीतिक पक्ष किसको बनाना हो नए बने और काम करें। ये महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो सपना था, जो उनकी इच्छा थी, वो पूरा करने का निर्णय राहुल गांधी जी और उनके परिवार ने 75 वर्ष देश को पीछे धकेलने के बाद, परिवारवाद को और भ्रष्टाचार को देश में पूरी तरीके से जड़ों तक घुसाने के बाद अब गांधी नेहरू परिवार को ये सोच आ गई है कि गांधी जी ठीक, महात्मा गांधी जी ठीक कहते थे और शायद उन्होंने सोच लिया है कि इस बार कोई एमपी ज्यादा चुन के नहीं आएंगे और ये पार्टी फिर खत्म हो जाएगी। हमने शरद पवार जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था, हमने को पूछा था कि आप राम मंदिर के जिस दिन राम प्राण प्रतिष्ठा पे आप नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर अभी तक पूरा नहीं बना है। आज उद्धव जी भी कहते हैं कि राम मंदिर का अधूरा काम जो रह गया है हम पूरा करेंगे। जितना अपमान उद्धव ठाकरे जी ने हर मुंबईकर का, हर महाराष्ट्रन का और देशवासी का किया है, मैं समझता हूँ देश की जनता, मुंबई महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। पहले तो हिंदुत्व के नारे पर वो 2019 में जीत के आए, मोदी जी के नाम पर उनकी फोटो दिखा दिखा के देवेंद्र फडणवीस के 5 साल के काम के ऊपर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके भाजपा शिवसेना युति ने दोनों लोकसभा और असेंबली में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन एक महत्वाकांक्षा और अपने पुत्र का मोह, परिवार का मोह उद्धव ठाकरे जी को गलत रास्ते पे ले गया। उन्होंने खंजर मारा मोदी जी पर, देवेंद्र फडणवीस पर, विश्वासघात किया महाराष्ट्र की जनता के साथ और सिर्फ गद्दी के लालच में उन्होंने जो धोखा दिया है मोदी जी को, जो धोखा दिया है महाराष्ट्रियन को, हर महाराष्ट्रियन को मेरे समेत, इसका खामियाना इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता मुंह तोड़ जवाब उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी को देगी। उनकी ये स्थिति बन गई है कि ऑलरेडी शरद पवार जी कहने लग गए हैं कि उनको पार्टी बंद करने की नौबत आ गई। और आप नोट करिए, बारामती चुनाव के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है उनको अंदाजा आ गया है कि बारामती में भी हार रहे, पर आशुतोष जी 0 + 0 = 0। तो वो कांग्रेस में विलीन हो भी जाए तो कांग्रेस ही क्या बची है जिसपे वो विलीन होंगे। आपके पास इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी है, नेता है, नियत है, नेतृत्व है, लेकिन हमने देखा कि मुंबई में हुई रैली में और घाटकोपर के रोड शो में भी बाला साहब ठाकरे के कटआउट्स, बहुत बड़े बड़े कटआउट्स, सबका ध्यान दे रहे थे। हमारी पूरा परिवार, चाहे महायुति का परिवार, मोदी का परिवार, माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत इज्जत करता है। हमारी युति, और वैसे तो ये युति मेरे घर पे बनी थी जी। 1984 में मेरे घर पे आए थे बाला साहेब ठाकरे जी, माटुंगा में, सायन में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे घर रुके हुए थे
1984 की बात है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी मेरे घर आए, वहां दोनों की चर्चा मुलाकात हुई और वहीं से वो शिवाजी पार्क जाके उन्होंने भाजपा और शिवसेना की युति का ऐलान किया था। उस समय उनके पास सिंबल भी नहीं था। मनोहर जोशी जी हमारे क्षेत्र सायन दादर से खड़े हुए थे कमल के सिंबल पर, और एक कैंडिडेट महाराष्ट्र में, 2 ही कैंडिडेट थे शिवसेना के। ये है हमारा इतिहास मित्रता का, भाईचारे का। मुझे लगता है आज के दिन बाला साहेब ठाकरे जी कितना दुखी होंगे कि उनके लड़के ने, उनके पुत्र ने सत्ता के लोभ में जाके अपने घुटने टेक दिए, विश्वासघात किया हिंदुत्व के साथ, विश्वासघात किया प्रभु श्री राम के साथ, विश्वासघात किया हर उस असूल के साथ जो बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना को स्थापित करते वक्त रखा था। बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। ये तो जाके राहुल गांधी के गोद में बैठ गए। और जो मैं देख रहा हूं दृश्य, जिस प्रकार से एक हताश उबाटा छोटा सा फैक्शन बन के रह गया है, मुझे अफसोस है बहुत कि हिंदुत्व को भी त्याग दिया, राम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी त्याग दिया, और महाराष्ट्र के लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, ये वास्तव में हम सबके लिए बड़ी दुख की बात है। पर उद्धव जी बाला साहेब के सिद्धांतों को, असूलों को छोड़ सकते हैं। उद्धव जी अपने पिता के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, उनके असूलों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सब एकनाथ शिंदे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना के साथ खड़े हैं, और शिवसेना के हर सैनिक बाला साहेब ठाकरे का जो योद्धा है वो आज एकनाथ शिंदे जी के साथ, भाजपा के साथ, महायुति के साथ महाविजय, महाराष्ट्र के महाविकास के लिए इस महायुद्ध में, आपने उसको तो महाभारत बोल दिया, लेकिन महाभारत की सेवा और महाराष्ट्र की सेवा के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। एक आखिरी सवाल, हमेशा जब इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान की बात आती है, कभी पुलवामा की बात थी, अभी इस बार एक नैरेटिव चल रहा है, आपसे बड़े बड़े इश्तेहार दिए जा रहे हैं कि किसके जीतने से पाकिस्तान में जीत का माहौल होगा, ये मतदाता ने सोचना चाहिए। ये नैरेटिव के पीछे आपकी भूमिका क्या है? देखिए, हमने तो ये विषय उठाया नहीं था, ये तो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया शहीद हेमंत करकरे जी के बलिदान पर, और ये नई बात नहीं है। कांग्रेस ने तो पहले एक और पुलिसकर्मी शर्मा दिल्ली में जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे, उन पे भी ऐसे ही अनाप शनाप आरोप लगाए थे। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए, एक विशेष वर्ग और धर्म के लिए, और उनको वोट बैंक के रूप में जकड़ के रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। इनके पास कोई देशभक्ति नहीं है। कांग्रेस के लोग कुछ भी विश्वासघात किसी के भी साथ कर सकते हैं अपने एक परिवार को बचाने के लिए। और मैं निंदा करता हूं कांग्रेस की कि उन्होंने पुलवामा में हुए शहीदों पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया, हमारे आर्मी पर प्रश्न चिन्ह उठाया। वो तो उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर भी रोज सवाल उठाते हैं, हमारे सेना का मनोबल तोड़ते हैं। ये एक घोर पाप है जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनके मित्र पक्ष, महाविकास अघाड़ी के उनके मित्र शरद पवार और उबाटा को कभी ना कभी देश की माफी मांगनी पड़ेगी इस देशद्रोही काम के लिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इस महाभारत में क्या होगा, ये सभी की नजरें उसे पे टिकी है। आपको आपके आगे के काम के लिए आपकी बार 400 पार, महाराष्ट्र में 42 पार और मुंबई की 6 सीटें देकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार आशीर्वाद देंगे। ये महाभारत का निर्णय है, ये महाभारत का आउटकम होगा 4 जून। शुक्रिया। नमस्कार।